नमस्कार साथियों, मैं विष्णु कुमार जांगेड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं पूर्ण रूप के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे, सभी बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है, तो आज गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, तो मैं भगवान गणेश जी से ये मंगल कामनाएं करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी मेरे दोस्त हैं और पूरे भारतवासी हैं, इन सभी को ये आशीष दें कि वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और आप सभी लोग आपके जो लक्ष्य है, जो मकसद है, उसके अंदर बेहतर रूप से कामयाब हो सकें। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। भगवान आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर सहयोग करें और आप निश्चित रूप से अगली जब गणेश चतुर्थी आए तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी का जो राजस्थान प्रीमियम पर जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है जिसका नाम था राजस्थान का सामान्य परिचय। उसके बाद में हमारा चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले देखा बीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा। उसके बाद में देखा कि बेसिकली ये 4 भागों में बटा हुआ है: पश्चिमी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। उसके बाद में हमने देखा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक का नाम है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, दूसरे का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। ऐसे ही अरावली 3 भागों में बटी हुई है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ऐसे ही जो पूर्वी मैदान है वो 3 भागों में बटा हुआ है: माही का मैदान, बनास का मैदान और चंबल का मैदान। ऐसे ही जो हाड़ौती का पठार है वो दक्कन का पठार और विंध्यन का गार 2 भागों में फैला हुआ है। दोस्तों, ये बेसिक सीट जो आपको याद हो गई होगी: क्षेत्रफल, जनसंख्या, डिस्ट्रिक्ट काउंट, सॉइल मिट्टी और जलवायु और वर्षा, ये कौन से भाग में कितना परसेंट है। उसके बाद में हमने पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में देखा था कि ये 61% भाग पे फैला हुआ है, 40% जनसंख्या निवास करती है और ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग है। फिर हमने देखा कि ये जो भारत का महान मरुस्थल है ये अफ्रीका के जो सहारा यानी प्री पैलियोजोइक मरुस्थल है उसका ईस्टर्न पार्ट माना जाता है। भारत में यह हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में विस्तृत है और जो भारत के अंदर कुल मरुस्थल है उसका 62% राजस्थान में है। दोस्तों, हमने देखा था इसका निर्माण काल प्लीस्टोसीन है, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर और एवरेज हाइट जो है 300 मीटर तक है। उसके बाद हमने देखा था इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है दोस्तों, और वह ढाल लूनी नदी के अनुसार हम देख सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा था इसका निर्माण 33 सागर में हुआ था। 33 सागर के कारण मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर प्राकृतिक तेल और गैस ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है वो 0 हाइट है। यहाँ पर रेतीली मृदा है और इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। और यहाँ पर प्रमुख नदियों की बात करें तो गग्गर नदी, लूनी नदी, काकनेय नदी, कातली नदी आदि प्रमुख नदियाँ हैं। और अगर सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान सेंचुरी है और ये 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है जिसके नाम आपके सामने हैं। उसके बाद हमने देखा ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है और हेंगसांग ने इसे गुर्जरात्रा प्रदेश कहा है। यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस और एवरेज टेम्परेचर यहाँ का 22 डिग्री सेल्सियस है। लास्ट स्लाइड ये थी हमारी कल वाली कि हमने इस इस मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है: शुष्क यानी ड्राई, अर्ध शुष्क यानी सेमी ड्राई डेजर्ट रीजन। तो जो ये मरुस्थल वाला भाग है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के माध्यम से हमने 2 भागों में बांटा है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है कि जो रेड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और इसके पश्चिम वाला ये जो भाग है इसे बोलते हैं दोस्तों शुष्क मरुस्थल, जो कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक फैला हुआ है।
और इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर वाला क्षेत्र शामिल है। उसके बाद हमने देखा कि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य एक क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी सेमी ड्राई डेजर्ट। दोस्तों इसको हमने 4 भागों में बांट रखा है। इसका एक भाग है जिसे हम बोलते हैं गग्गर बेसिन, जो गग्गर नदी वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं गग्गर बेसिन। इसका जो दूसरा भाग है वो है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। जो इसका तीसरा वाला भाग है उसे बोलते हैं नागुरी उच्च भूमि यानी नागुरी हाईलैंड्स। और जो इसका लास्ट वाला भाग है उसे बोलते हैं दोस्तों लूनी बेसिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? लूनी बेसिन। दोस्तों ये पहला वाला भाग, ये दूसरा शेखावाटी, ये तीसरा नागौरी और ये लूनी बेसिन। दोस्तों ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और जो दूसरा है दोस्तों वो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और इसे ही बोलते हैं दोस्तों चट्टानी क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? चट्टानी क्षेत्र बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हुए, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। जो बालू का स्तूप मुक्त है इसे बोलते हैं चट्टानी प्रदेश। आगे बात समझ में? तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में? शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं शुष्क मरुस्थल यानी ड्राई डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक होती है। आप यूं भी कह सकते हो कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो देखो दोस्तों ये मुख्य रूप से जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर, दक्षिणी बीकानेर और शेखावाटी के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर है और आंशिक और पश्चिमी जोधपुर है और आंशिक रूप से शेखावाटी में है। देखो ये क्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा से पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य ये क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें कोई विशेष बात नहीं है जो आप जान नहीं पा रहे हो। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा है। तो इसकी ये तो कौन सी वाली सीमा हो गई? पश्चिमी सीमा। और ये वाली कौन सी सीमा हो गई? पूर्वी सीमा। ठीक है, तो ये पूर्वी सीमा इसकी क्या है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और पश्चिमी सीमा क्या है? इसकी रेड क्लिफ रेखा है। देखो यहाँ पर अधिकांश रेत के टीले, जिन्हें क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। रेत के टीले पाए जाते हैं दोस्तों, बालू का स्तूप, ये यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में धुरे या फिर धरियन भी कहते हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? इन बालू का जो टीले हैं इन्हें क्या बोलते हैं? धोरे या धरियन भी कहते हैं। देखो दोस्तों लिखा हुआ है इन बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है या क्यों होता है। तो नंबर 1 कारण है कि यहाँ पर रेत की अधिकता है। आप जानते हो कि यहाँ पर बलुई मृदा ज़्यादा है और बलुई मृदा ज़्यादा होने के कारण इसका कण मोटा होता है। और दूसरी बात है तीव्र पवन वेग। जब वो बालू का रेत ज़्यादा मात्रा में है, उसका कण मोटा होता है, तो वह पवन का जो स्पीड आता है, एयर का स्पीड आता है, उससे क्या वो उड़ने लग जाता है और वह एक अलग से ही टीला बनाता है। और तीसरा बात है पवन मार्ग में अवरोध। क्या है दोस्तों? कि जो पवन मार्ग में अवरोध आता है, मान लिया ये टीला है और यहाँ पर पवन चल रही है, तो ये अवरोध आ गया, तो ये जो हवा है, ये पवन है, ये पवन क्या करेगी? इस टीले को यहाँ से काटना शुरू कर देगी। जब यहाँ से काटना शुरू कर देगी तो ये वाली मिट्टी यहाँ पर जाकर दूसरी जगह जमा हो जाएगी और एक नया टीला बन जाएगा। दोस्तों बात समझ आ रही है आपको? देखो दोस्तों यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, ये सैंड मूव अप दिस स्लोप, यानी इस स्लोप के ऊपर ये मूव करता है, क्योंकि इधर क्या देखो ये हवा चल रही है, तो यहाँ से काटते 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 इसको ले जाती है और ये मिट्टी दूसरी जगह जाकर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। दोस्तों बात समझ में आ गई आपको? इस तरह से इन बालू का स्तूपों का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। अब देखो बालू का स्तूपों के प्रकार हम देखते हैं, तो एक प्रकार आता है बरखान बालू का स्तूप। कौन सा दोस्तों? बरखान बालू का स्तूप। देखो दोस्तों ये एक प्रकार का बालू का स्तूप है और इसकी शेप यानी इसकी जो आकृति है दोस्तों वो होती है अर्धचंद्राकार, यानी क्रीसेंट शेप होती है इसकी। क्रीसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार।
तो देखो बरखान क्या है, एक स्तूप है। इसकी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, समूह में पाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये ऐसे रेगिस्तान में बनते हैं जहाँ पवन वर्ष भर एक ही दिशा से बहती है, यानी एक ही तरफ से हवा चलती है। ये वहाँ पर क्या मिलते हैं या वहाँ पर ये बनते हैं। इनका पवनानुवर्ती ढाल मंद होता है और उत्तल होता है। पवनानुवर्ती ढाल कैसा होता है, मंद। जबकि देखो दोस्तों, जबकि दूसरी तरफ का ढाल तेज होता है। ये देखो दोस्तों, ये वाला ढाल तो क्या है, तेज है, और ये पवनानुवर्ती ये वाला ढाल है, ये क्या है, उत्तल है या मंद है। तो देखो ये ढाल तो कैसा हुआ, मंद हुआ, और ये ढाल कैसा हुआ, तीव्र हुआ या तेज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका पवनानुवर्ती ढाल तो कैसा होता है, मंद, जबकि दूसरा ढाल कैसा होता है दोस्तों, तीव्र होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, अर्धचंद्र जो होता है, देखो ये चांद बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, चांद। अर्धचंद्र के दोनों नुकीले हिस्से, यानी एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, दोनों नुकीले हिस्से जिन्हें स्तूप श्रृंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्तूप श्रृंग कहा जाता है। ठीक है, जो पवन की बहाव की दिशा में आगे निकले हुए होते हैं, पर जैसे जैसे पवन चलेगी वैसे वैसे उसकी क्या बढ़ती जाएगी, उसकी दोस्तों उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो ये जो दोनों नुकीले हिस्से हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, स्तूप श्रृंग। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है, स्तूप श्रृंग। अभी देखिए दोस्तों, बरखान शब्द किसने दिया था। देखो इसका नामकरण एक रूसी साइंटिस्ट थे, रूसी प्रकृति विज्ञानी यानी नेचर साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वोन मिंडेडार्फ। क्या नाम था दोस्तों, अलेक्जेंडर वोन मिंडेडार्फ, इसका क्या था दोस्तों, नाम था। देखो दोस्तों, पवन की दिशा में परिवर्तन होने से, जब पवन की जो विंड की डायरेक्शन है जब वो चेंज हो जाती है, जब होने से क्या होता है, जब बरखान की एक भुजा कट जाए, यानी बरखान की एक भुजा कट जाए और एक भुजा शेष रह जाए, तो उस आकृति को सीफ कहते हैं। जैसे ये देखो, ये तो पूरा क्या है, हमारे पूरा का पूरा ये बरखान है। ठीक है, अब इस बरखान के अंदर मान लो यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा लगा, पर यहाँ पर पवन कैसी आई, ज़्यादा। जब यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा लगा तो ये वाली भुजा कट गई यहाँ से, तो अब इसकी आकृति कैसी बन गई, इसकी आकृति लगभग यूं बन गई दोस्तों। ठीक है, तो ये जो नुकीला हिस्सा था ये क्या हो गया, कट गया। तो अभी ये तो क्या है, ये तो बरखान बालू का स्तूप है। ठीक है, जब इसकी ये वाली भुजा कट गई और इस तरह की आकृति हो गई, तो इस आकृति को सीफ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, सीफ कहते हैं। बात समझ में आ गई। और इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है नवचंद्राकार। जैसे बिल्कुल नवीन चंद्रमा दिखाई देता है ना दोस्तों, वैसे नवीन चंद्राकार क्या होती है दोस्तों, इसकी क्या होती है, आकृति होती है, जिसे बोलते हैं नवचंद्राकार। बात समझ आ रही है दोस्तों। तो देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इस चीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। बरखान क्या है, बालू का स्तूप है, पहली बात। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है। तो एक तो हो गया बरखान बालू का स्तूप है। इसकी आकृति जो होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। कैसी होती है दोस्तों, अर्धचंद्राकार होती है। इसका पवनानुवर्ती ढाल कैसा होता है, मंद होता है, जबकि दूसरा ढाल कैसा होता है दोस्तों, तेज होता है। इसके जो दोनों हिस्से निकले हुए होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है स्तूप श्रृंग। क्या कहा जाता है, स्तूप श्रृंग। ये शब्द किसने दिया, रूस के एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर, उन्होंने दिया। और सीफ क्या होता है, जब बरखान की एक भुजा आगे से कट जाए तो उसे सीफ कहते हैं और उसकी आकृति नवचंद्राकार होती है। दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन 5 चीज़ों को अगर आपने याद कर लिया तो बरखान का क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, रीड, टीचर की एग्जाम, पुलिस सब इंस्पेक्टर और RAS के मेंस एग्जाम तक 20 वर्ड्स के अंदर बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये 9 से 30 मीटर की इसकी ऊंचाई हो सकती है। 9 से 30 मीटर, देखो आप कितना ऊपर होता है।
आप चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्तों, एक बालू का स्तूप आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यानी ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यानी ट्रांसवर्स बालू का स्तूप। ये क्या होता है दोस्तों, देखो ये रेत के टीले पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, जो कि मुख्य रूप से मेजर, जोधपुर और जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, जोधपुर और जैसलमेर। ध्यान रखना दोस्तों इसका कि मुख्य रूप से ये मिलते हैं जोधपुर में और जैसलमेर में। अब पवन की दिशा के समकोण पे कैसे, देखो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अगर मान लो ये वाला जो इसका कटा हुआ भाग है, यहाँ पर मान लो हवा चल रही है, यहाँ पर क्या चल रही है, पवन चल रही है, ठीक है, और इस तरह से ये आकृति कट जाएगी। तो ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स है, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून है या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है दोस्तों। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों के समकोण पर बनते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल पर बनते हैं, पवनों की दिशा के राइट एंगल ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है दोस्तों। दूसरा हम देखते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसे बोलते हैं दोस्तों पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं दोस्तों, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, और इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, ठीक है दोस्तों। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। दोनों बातें महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होगा एग्जाम में कि पवनों की दिशा के समकोण पर कौन बनता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और पवनों की दिशा के समानांतर कौन बनता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बात समझ आ रही है दोस्तों आपको। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण पर और अधिकतम पाए जाते हैं ये जोधपुर में, और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर, जो मुख्य रूप से मिलते हैं हमारे जैसलमेर में। तो देखो अगर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को आप देखोगे तो इस तरह दिखाई देगा, और ये हो गई पवन, और ये हो गया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसी तरह अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को आप देखोगे तो ये हो गया, और ये हो गई पवन, और ये हो गया स्तूप। बात समझ आ रही है आप। ये देखो नीचे वाला, ये देखो चित्र देखिए आप, ये जो एरो दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला, ये तो क्या है, विंड डायरेक्शन है, यानी पवन की दिशा है, और ये क्या बन रहे हैं, ये बालू का स्तूप ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बात समझ गए आप। तो दोस्तों ये होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो कि पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इनका। देखो दोस्तों एक आता है तारानुमा बालू का स्तूप। क्या है, तारानुमा बालू का स्तूप, यानी स्टार शेप सैंड ड्यून्स। देखो दोस्तों ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप देखो, ये चित्र के अंदर देखो, ये एक स्टार की आकृति आपको क्या है, दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। जब आप हेलीकॉप्टर से या फिर ऊपर किसी चीज़ पर जाकर देखोगे तो यूँ लगता है कि ये आकृति कैसी है, स्टार की आकृति है दोस्तों। और दोस्तों अगर यूँ देखें तो लगभग इस तरह की आकृति होती है, और ये जो गैप वाला हिस्सा है ना दोस्तों, ये जो गैप वाला हिस्सा है, इस गैप वाले हिस्से पर क्या आती है, पवन आती है, और इसको क्या करती है, इसका डेप्रिसिएशन करती है, इसका ह्रास करती है, यहाँ से मिट्टी उड़ाती है, यहाँ से मिट्टी साफ करती है। तो फिर ये जो शेप बन जाती है, कैसे बन जाती है, स्टार की शेप बन जाती है दोस्तों, ठीक। आप मैप में अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। अगर कोई श्री गंगानगर का बासिंदा देख रहा है तो आप बताइए कि हाँ वास्तव में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और अन्य कहाँ मिल सकते हैं, ये जैसलमेर के अंदर हमें प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। तारे की आकृति के बालू का स्तूप होते हैं, जो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में और जैसलमेर में मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, उर्मिका। देखो दोस्तों एग्जाम के अंदर बिल्कुल पूछी जा सकती है, उर्मिका का संबंध है,
ऑप्शन आएगा नंबर 1 बालू का स्तूप से, नंबर 2 एक घास से, नंबर 3 पशुओं की एक रोग से, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, उर्मिका क्या है अभी देखते हैं। देखो मरुस्थल में मिट्टी का जमाव ऐसे होता है भाई, मिट्टी का जमाव ऐसे होता है। ऐसे कैसे? जैसे सागर की लहरें चल रही हो। क्या चल रही हो? जैसे सागर की लहरें चल रही हो। तो जो लहरदार जमाव होता है मिट्टी का, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? उर्मिका बोलते हैं। ये देखो यहाँ क्या लग रहा है आपको, इस ये वाली जो डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन को देखकर आपको यूं नहीं लग रहा क्या कि यार ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई कोई सागर, पहले पानी था और पानी यहाँ से बह गया, तो अब पानी ने अपने निशान यहाँ पर क्या कर दिए? छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो ये सागर की लहरों के समान जो आकृति हमें मरुस्थल के रेत के टीलों पर दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उर्मिका कहते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सब्र काफीज क्या है? सीधा आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सब्र काफीज? तो ये क्या है? ये है अवरोधी। ये क्या है? अवरोधी बालू का स्तूप है। क्या है दोस्तों? अवरोधी, यानी ये बालू का स्तूप एज ए बैरिकेड वर्क करते हैं, जो कि पुष्कर अजमेर में, पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। याद करो तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ, पुष्कर को कहते हैं। जोमनेर जयपुर, ठीक है, जोमनेर जयपुर में ज्वाला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर है हर्ष पर्वत शिखर, हर्ष माता नहीं है, हर्ष पर्वत शिखर। ये कहाँ पर है? हर्ष पर्वत शिखर में। जहाँ जीर्ण माता का मंदिर है वहीं पर ये हर्ष पर्वत है शिखर में। और इसी हर्ष पर्वत पर पवन चक्की लगी हुई है, यानी विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। जब मैं आपको एनर्जी बताऊंगा तब वापस एक बार हर्ष पर्वत की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सब्र काफिस क्या होते हैं? एक छोटे बालू का स्तूप होते हैं। इनकी ऊंचाई लंबाई 9 मीटर से 30 मीटर नहीं होती है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। छोटे बालू का स्तूप जो होते हैं उन्हें सब्र काफिज कहा जाता है। बात समझ आ गई आपको? और ये अवरोधी किस्म के होते हैं, ये एज ए बैरिकेड वर्क करते हैं दोस्तों। बात समझ गए आप? ये क्या करते हैं? एज ए बैरिकेड वर्क करते हैं। इन्हें बोलते हैं सब्र काफिज। एक है दोस्तों नेबखा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेबखा माउंट ड्यून या नेबखा बालू का स्तूप। देखो दोस्तों, यह बालू का स्तूप किसी भी वनस्पति के एक तरफ निर्मित होते हैं, जो रेगिस्तान में कहीं भी पाए जा सकते हैं। देखो दोस्तों, नेबखा क्या होता है कि जैसे कोई छोटी झाड़ी है, या छोटा कोई केर का पौधा है, या छोटा कोई कैक्टस गार्डन है, तो जो छोटा एरिया होता है, छोटी झाड़ी होती है, उसके पास में थोड़ी मात्रा में मिट्टी आकर जमा होने लग जाती है। जब ये मिट्टी लगातार जमा होती है तो कुछ समय बाद में वहाँ पर एक छोटा जो है छोटा एक स्तूप बन जाता है, बालू का स्तूप बन जाता है। उसे ही नेबका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही नेबका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो तारानुमा बालू का स्तूप सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। उर्मिका क्या है? लहरदार जो जमाव होता है उसे उर्मिका कहते हैं। सब्र काफिज क्या है? छोटे बालू का स्तूप जो अवरोधी किस्म के होते हैं, बैरिकेड किस्म के होते हैं। नेबका क्या है? छोटे बालू का स्तूप है, जो कि हमारे कहाँ पर मिलते हैं? जो हमारे छोटी छोटी जो वनस्पति होती है दोस्तों, उस वनस्पति के पास में ये मिलते हैं दोस्तों। बात समझ आ गई आपको? देखिए दोस्तों नेक्स्ट, तो दोस्तों एक भी प्रकार है पैराबोलिक बालू का स्तूप। क्या है दोस्तों? पैराबोलिक बालू का स्तूप। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसकी शेप जो होती है ना, आकृति इस बालू का स्तूप की, वो महिलाओं की बालों की पिन के समान होती है दोस्तों। किसके समान होती है? महिलाओं की बालों की पिन। हेयर पिन लगाती है ना जो महिलाएं, उस बालों की जो पिन होती है ना, इस तरह की। नहीं देखी आपने? तो आज देख लेना घर पे, ठीक है ना। तो इसकी जो आकृति होती है ना, वो महिलाओं की बालों की हेयर पिन के समान होती है, और ये आकृति बरखान के विपरीत होती है दोस्तों। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ मिलते हैं? लगभग सभी जिलों के अंदर मिलते हैं दोस्तों। कहाँ मिलते हैं? लगभग सभी जिलों के अंदर मिलते हैं।
अब आप ये देखो, ये शेप, ये देखो इस तरह से जाकर और इस तरह से ये डिजाइन की गई है, और इस तरह से ये ये देखो ये पूरा क्या बन गया, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स बन गया, पैराबोलिक बालू का स्तूप बन गया। और यहाँ पर ये क्या एक्सिस है, और यहाँ पर क्या पवन आकर इसको यहाँ से काट देती है। बात समझ गए? पवन जब इसको लगातार काट देगी तो फिर ये पैराबोलिक नहीं रहेगा, फिर दूसरा बालू का स्तूप बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो देखो दोस्तों, हमने क्या देखा, जो हमारे बालू का स्तूप हैं उन्हें धोरे या दरियन कहते हैं सामान्य भाषा में। और ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं हमारे जो ड्राई डेजर्ट रीजन है उसमें, जो कि रेड क्लिफ लाइन से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक विस्तृत है। इसका निर्माण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रेत ज़्यादा है, यानी बलुई मिट्टी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो विंड प्रेशर है वो ज़्यादा है, यानी जो स्पीड है हवा की वो ज़्यादा है। और तीसरी बात है, यहाँ पर पवन मार्ग में कोई अवरोध जब आता है तो वो कटता है बालू का स्तूप और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाता है। फिर हमने देखा बरखान बालू का स्तूप, यानी इसकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार। इसका एक ढाल, जो ये वाला ढाल है पवनानुवर्ती ढाल, ये मंद होता है, जबकि ये दूसरा ढाल है ये क्या होता है, तीव्र होता है दोस्तों। और इन इसके जो दोनों हिस्से होते हैं, इन दोनों हिस्सों को स्तूप सुरंग कहा जाता है। और जब एक स्तूप सुरंग कट जाता है तो जो शेष आकृति बचती है उस आकृति को क्या बोलते हैं दोस्तों, सीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीफ कहते हैं। और इसका नामकरण किसने किया था? अलेक्जेंडर वॉन मिंडेडार्फ ने इसका नामकरण किया था। और ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। उसके बाद हमने देखा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यानी वे बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के संपूर्ण पर बनते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, और ये जोधपुर में मिलते हैं। ऐसे ही अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप यानी लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, जो कि मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं दोस्तों? जैसलमेर में मिलते हैं। उसके बाद में है दोस्तों तारानुमा बालू का स्तूप, जिनकी आकृति तारे के समान होती है, और ये सबसे ज़्यादा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में और जैसलमेर में मिलते हैं। उर्मिका हमने देखी। उर्मिका क्या होती है, दोबारा बता रहा हूँ आपको रिवीजन के लिए, कि जो सागर की लहरें चलती है तो इस तरह से जब मरुस्थल में आकृति दिखाई देती है बालू का स्तूप की, जो उस पर डिजाइन बनी होती है, उसे उर्मिका कहते हैं। सब्र काफिज क्या होते हैं? छोटे बालू का स्तूप होते हैं जो अवरोधी किस्म के होते हैं, जो कि पुष्कर अजमेर, जोमनेर जयपुर और हर्ष पर्वत सीकर में मिलते हैं। नेब का क्या है? ये छोटी वनस्पति के पास में जो छोटे छोटे बालू का स्तूप उगते बन जाते हैं, छोटी वनस्पति जैसे केर का पेड़ हो गया, बेर का पेड़ हो गया, झाड़ियाँ हो गई, उसके पास में जो छोटे टीले बन जाते हैं उन्हें नेबखा कहते हैं। ऐसी पैराबोलिक बालू का स्तूप, इसकी आकृति महिलाओं की हेयर पिन के समान होती है, और इसकी आकृति बरखान के विपरीत भी होती है। देखो दोस्तों, ऐसे तो बनता है बरखान, और ऐसे बनता है हमारे पैराबोलिक। आगे बात समझ में? अब देखो इम्पोर्टेंट नोट है। नोट क्या है? जोधपुर में लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आएगा आपके कि बताइए सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों जोधपुर में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा दूसरा, बताइए सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में मिलते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। दोस्तों टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो दरियन किसे कहते हैं? स्थानांतरित बालू का स्तूप को। यानी सभी बालू का स्तूप क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, कोई एक जगह फिक्स नहीं है। हवा का प्रेशर ज़्यादा लगा तो वहाँ से मिट्टी उड़ेगी और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाएगी। तो जितने भी स्थानांतरित बालू का स्तूप है दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं? दरियन कहते हैं। उसी तरह देखो, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कौन से महीने में होता है? मार्च से जुलाई के महीने में होता है। यानी जो सैंड ड्यून्स है उनका मैक्सिमम ट्रांसफ़र, जो वो शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो सबसे ज़्यादा कब होते हैं? मार्च से जुलाई के मध्य होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, इस समय पश्चिमी राजस्थान में एक स्थानीय पवन चलती है, स्थानीय पवन चलती है, और उस पवन का नाम है लू। और इसकी जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है दोस्तों। क्या होती है? गर्म होती है दोस्तों। लू, बबूलिया और जो आंधियाँ
इन सब की चर्चा करेंगे जब राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे दोस्तों? राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे होंगे। तो हमारे दरियन हो गए थे। अब देखो धोरे क्या होते हैं। जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं उन्हें टेक्निकल रूप से धोरे कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? राजस्थान के कुल मरुस्थलीय भाग में लगभग 60% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। टेक्निकल रूप से एग्जैक्ट क्या है, 58.5% भाग पर क्या पाए जाते हैं, हमारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में मिलते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो जोधपुर में लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं और सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में मिलते हैं। दोस्तों एक और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बालू का स्तूप का, वो है हमारी गासी या कारवा मार्ग। देखो दोस्तों, 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। अब याद करो, आपको मैंने ये बताया, देखो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के कहाँ बनते हैं, समानांतर बनते हैं, इन्हें ही क्या बोलते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप एक ही बात है। तो देखो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच जो निम्न भूमि होती है, मान लिया ये बालू का स्तूप है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ये 2 बालू का स्तूप है। इन दोनों बालू का स्तूपों के बीच ये क्या है, ये निम्न भूमि है। ठीक है दोस्तों, 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच ये क्या है, निम्न भूमि है। इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है, गासी या कारवा मार्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों, गासी या कारवा मार्ग। तो दोस्तों आज ये शुष्क मरुस्थल प्रदेश का जो एक भाग था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, इसके बारे में हमने चर्चा करी, जो कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.5% है और बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है वो हमारे 41.5% है। कितना है, 41.5%। और लास्ट पटवारी का जो एग्जाम लगा था उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ये कौन सा क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और इसे ही हम बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल। क्या बोलते हैं दोस्तों, चट्टानी मरुस्थल। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जो लाइव क्लास है वो चल रही है शाम को 5 बजे। प्रत्येक दिन 1 घंटे क्लास लगती है और ये लगती है हमारे वाईफाई 2.0 पर। कहाँ लगती है, वाईफाई 2.0 पर। और एक जो क्लास होती है राजस्थान ज्योग्राफी की वो लगती है हमारे राजस्थान प्रीमियम एग्जाम चैनल पर, ये भी वाईफाई का चैनल है। और जो इंडियन ज्योग्राफी क्लास है दोस्तों, ये क्लास इंडियन ज्योग्राफी की क्लास सुबह 9 बजे से 11 AM यानी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगती है। कहाँ लगती है ये, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप उसके अंदर RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को जब फॉलो करेंगे तो मेरी क्लासेस आपको दिखाई देने लग जाएगी। कल से इंडियन ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हुई है जो प्रत्येक दिन 2 घंटे की लगती है और आज भी क्लास हो गई है और आपके लिए क्लास तैयार है जो भी आपके पास आ जाएगी। और लाइव अगर राजस्थान ज्योग्राफी आपको देखनी हो तो वो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आपका टेस्ट है वो बिल्कुल तैयार है। आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी की वजह से वो टेस्ट नहीं होगा, वो टेस्ट कल होगा आपका। और एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। मेरी तरफ से मैं भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को आपकी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद दे और मेहनत करने का जोश और जुनून देवे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर, शाम को मिलते हैं, शाम को 5 बजे लाइव वाईफाई 2.0 पर। आप अपना स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, अपने निकटवर्ती जो पड़ोसी है उनका ध्यान रखो, क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश के क्या हो दोस्तों, जिम्मेदार नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।